आ रहा हूं, अपने आप दिख जाता है, लालिमा आ जाती है, सूर्य की किरणें आनी शुरू हो जाती हैं, तो सबको खुद ही पता चल जाता है सूर्य आ गया। तो बेटे इंडिपेंडेंस उस चिड़िया का नाम है। अब देखिए जो मैं कराना चाह रहा हूं, कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफिक प्रोविजंस आ गई जो इंश्योर करती है कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो बेटे पहली प्रोविजन वही है, सेकंड पढ़ रहा हूं, प्रोविजंस डिस्क्वालिफाइंग सर्टेन पर्संस। हाईलाइट करिए, कुछ ऐसी बातें जो कुछ लोगों को रोक रही हैं ऑडिटर बनने के लिए, उसको हम कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस। तो बेटे जो मैं अब कंसेप्ट कराने वाला हूं उसका नाम है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। बेटे उसको बनाते समय लॉ मेकर्स ने इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखा और फिर प्रिपेयर किया। तो वेरियस प्रोविजंस इन द शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, बेटे सीए एक्ट 1949 में भी बड़ी सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जिनको ध्यान रखा गया कि उसके बाद अगर वो आप फॉलो नहीं करते तो हम कहेंगे आपने मिसकंडक्ट किया। तो बेटे आइए, मुझे लगता है शॉर्ट नोट आ सकता है और मुझे लगता है अब आप मेरे से जब डिस्क्वालिफिकेशंस को ध्यान से सुनेंगे और पूछेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके बैकग्राउंड म्यूजिक में इंडिपेंडेंस का म्यूजिक चल रहा होगा। तो आइए बेटे जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्वालिफिकेशंस वाले पेज में आ जाएं, पेज नंबर 17। मैं भी बुक का बेटे पेज 17 ओपन कर लें प्लीज। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 इनकम टैक्स एक्ट का या कंपनीज एक्ट का? कैसी बातें करते हो यार, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, चैप्टर कौन सा? चैप्टर 10, चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 बेटे डिस्क्वालिफिकेशंस की बातें कर रहा है। हम ध्यान से इसको देखेंगे कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। ये सेक्शन कह रहा है सब सेक्शन 3 द फॉलोइंग पर्संस, तो कहता है फॉलोइंग पर्संस, हाईलाइट कर दीजिए पर्संस। पर्सन इंडिविजुअल नहीं कह रहा, उसको पता है कि बेटे एक ऑडिटर या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फर्म हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उसने बोला पर्सन, बेटे पर्सन में एलएलपी भी आ गई, पर्सन में कॉर्पोरेट भी आ गया, फर्म भी आ गई और पर्सन में इंडिविजुअल भी आ गया। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में है ना एक पर्सन, उसमें 7 लोग आते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में मैं उन 7 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बजाय मैं लिखूं इंडिविजुअल हैविंग सीओपी, firm having chartered accountants, LLP having majority of CAs and with COP, इतना बड़ा क्या लिखना है? मैंने कहा पर्सन, फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी, इनको आप ऑडिटर नहीं बना सकते एज एन ऑडिटर, इनको ऑडिटर नहीं बना सकते अगर इनमें ये चीजें पाई जाए, सारी या एक कोई भी। अगर ये बातें उनके अंदर हैं तो आप उनको ऑडिटर मत बनाना, क्योंकि फिर इंडिपेंडेंस में कॉम्प्रोमाइज होगा और वो रिपोर्ट ठीक नहीं बनाएंगे और लोगों का विश्वास टूटेगा और फिर वो लोग कंपनी में कहीं भी दूसरी कंपनियों में भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और मेरा देश ग्रो नहीं करेगा। मेरा देश बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा? कैसे जीडीपी बढ़ेगी? तो बेटे इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए लगभग नो डिस्क्वालिफिकेशंस कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में बताई गई।
तो बेटे हम नो क्वालिफिकेशंस को बड़ी जल्दी याद कर लेंगे, कोई घबराने की बात है ही नहीं, कोई डरने की बात है ही नहीं। तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप ये पेज ओपन कर लें। अब सवाल आता है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो अभी हम करने वाले हैं, कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, conditions of disqualifications of an auditor, section 141 subsection 3, ये इसका टेस्ट कब करना चाहिए, कब ये चीजें हो तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। जैसे आप ओलंपिक्स में देखें, आप रेस जीत गए तो रेस जीतने के बाद सभी के टेस्ट होते हैं ब्लड के, और उसमें पता लगाया जाता है कि क्या इसने रेस से पहले कुछ मेडिसिन तो नहीं ली थी, कोई ड्रग तो नहीं ली थी, क्योंकि बेटे जब ड्रग डल जाती है ना तो वो तेज भागता है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ये जो टेस्ट हम लगाएंगे, 9 टेस्ट होंगे, 9 बातें होंगी, ये 9 बातें कब चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, या ये डिस्क्वालिफिकेशंस कब मानी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है बेटे, मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं मैं कहता हूं ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, मान लेते हैं, अभी वैसे मैंने अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है, ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, मतलब इस दिन हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, इस दिन ऑडिटर को हम अपॉइंट कर रहे हैं। तो बेटे जिस दिन अपॉइंट हो रहा है, हम उस दिन या उसके बाद, मैं रिपीट करूंगा, मैं रिपीट करती, जिस दिन ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है उस दिन या उसके बाद एजीएम तक, क्योंकि बेटे एजीएम वो रीअपॉइंट होगा, मैं मान रहा हूं, उसमें ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उससे पहले, हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसका मतलब अपॉइंट होने से पहले वो उन 9 बातों का हो भी सकती है, हमें उससे लेना भी क्या, सोचने की बात है। भाई एक आदमी पहले सिगरेट पीता था, पहले शराब पीता था, पहले गर्लफ्रेंड के साथ घूमता था, अब हमें क्या लेना है, हमें तो ये देखना है आज से जब हम उसको अपना बना रहे हैं, उसके बाद वो आदत ना हो या उस दिन भी ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, डेट ऑफ मैरिज, ठीक है जी, एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों सीएम में कर रहे थे, दोनों को मोहब्बत हो गई, 2.5 अक्षर प्रेम के, अपने माता पिता से बातें की इन्होंने, माता पिता मान गए। अब बेटे माता पिता मान गए तो मैं कहता हूं जी एक दिन मुकर्रर कर दिया कि भाई इस दिन हम इनका विवाह कर देंगे। बेटे विवाह से पहले इस लड़के के मन में कोई और लड़की या इस लड़की की मन में कोई और लड़का हो सकता है बेटे, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटे जिस दिन शादी हो जाए, डेट ऑफ मैरिज से लेकर 7 जन्मों तक, बेटे हिंदूज में कहते हैं जो विवाह होता है उसका 7 जन्मों तक चलता है। तो बेटे जिस दिन विवाह हो रहा है, बस उस दिन आपके मन में, लड़के के मन में ये लड़की और लड़की के मन में ये लड़का ही होना चाहिए और कोई नहीं। और विवाह के बाद भी मरते दम तक, बेटे हिंदू माइथोलॉजी कहती है 7 जन्मों तक
लड़के के मन में वही लड़की और लड़की के मन में वही लड़का। इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होने चाहिए। अगर हो गए तो ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है। हम डाइवोर्स ले लेंगे, हम कैजुअल वैकेंसी क्रिएट कर देंगे, हम आपकी जगह दूसरे को अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि आप पहले तो अच्छे थे, आप पहले तो अच्छे थे, अच्छी तरह से बिहेव करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी बिहेवियर में, आपकी बातों में बदलाव आ गया। कोई बात नहीं, हम जब बदलाव आएगा उस समय कहेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो, चले जाओ मेरी नजरों से दूर। और बेटे मुस्लिम्स में तो ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं ठीक है गलत है, कि 3 बार अगर कोई बोल दे तालाक 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 तो बेटे तलाक हो जाता है। बेटे उसी तरह से एक ऑडिटर की अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर हैं पहले कोई बात नहीं, जिस दिन हम उसको कह रहे हैं आ गले लग जा, तू आज से मेरा है, मुझसे शादी करोगे, आज से हमने शादी कर ली, तो बेटे आज के बाद बस तुम किसी का नहीं सोचोगे। भले दीपिका पादुकोण क्यों ना खड़ी हो जाए आपके सामने, मलिका शेरावत क्यों ना आ जाए, आपने नहीं देखना, नहीं बात सोचनी। आपके लिए वही वही जिससे आपने शादी किया बस वही है। तो बेटे डिस्क्वालिफिकेशंस को कब चेक करते हैं? मान लेते हैं ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, मान लेते हैं ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। बेटे इससे पहले तो बिल्कुल भी चेक नहीं करते, इस दिन चेक करते हैं और इसके बाद चेक करते हैं। अगर आपने फिर भी ऐसे ऑडिटर को सिलेक्ट कर लिया जिसमें वो 9 बातों में से कोई भी एक बात है, तो बेटे हम मानेंगे इसकी 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 अपॉइंटमेंट वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही गलत है। हम मानेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट शुरुआत से ही इलीगल है, वॉइड है। इसका मतलब आपको ये जरूर चेक करना है एज ए ऑडिटी और एज ए ऑडिटर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप बनेंगे, कि ये नो डिस्क्वालिफिकेशंस आप में नहीं होने चाहिए। आइए मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आप आराम से ये ए पॉइंट से थोड़ा सा पढ़ें। मैंने क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, बड़ी प्यार से पढ़ें बेटे, बड़ी लॉजिकल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। और मैंने अभी तक आपका एक बेस बना दिया है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, इसलिए बेस बनाया है। पढ़िए, एक बार पढ़ते हैं, मुझे 1 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। बेटे 9-10 डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हैं। एक बच्चे ने तो मुंह ही छोटा कर लिया, उसने कहा सर ये बताओ कि क्या ये सब याद करनी पड़ेंगी? हाँ बेटे याद तो करनी पड़ेंगी, लेकिन बेटे मैं आपको एक सेंटेंस अभी बता दूंगा, उस सेंटेंस की मदद से आपको खुद ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस उस दिन याद आ जाएंगी। लेकिन वो सेंटेंस को रटना नहीं है, पहले लॉजिक समझना है, फिर सेंटेंस देखना है, फिर उसको रटना है। और उस दिन अगर आपको वो सेंटेंस याद आ गया तो सारा सेक्शन आपके सामने खुलता चला जाएगा, परतों की परतें जन्मों जन्मों की खुल जाएगी। आइए आइए बेटे, रजिस्टर खोल लीजिए, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, बस दुनिया जाए भाड़ में, हमें पास होना है, 80+ लेकर आना है।
बेटे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, फॉर लर्निंग disqualifications of an auditor। ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस को याद करने के लिए हम एक सेंटेंस की मदद ले रहे हैं। आप पहले उस सेंटेंस को लिख लें इन बिग प्रॉप्स। अभी बताऊंगा बिग का मतलब क्या है, प्रॉप्स का मतलब क्या है। देयर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। एक बच्चा कहते हैं सेक्शन 141 के सबसेक्शन 3 में सेंटेंस दिया हुआ है, उसके ना कान पे थप्पड़ मारूंगा मैं, बड़ी तेज से मारूंगा उसको नींद आ रही है, वो झुक के पढ़ रहा है। सेंटेंस दिया हुआ है, ये मेरी मेहनत है, ये मैंने बनाया है, ये सेक्शन कहीं नहीं है। ये सेंटेंस इसलिए बनाया है कि वो 9 बातें आपको चुटकी में याद हो जाए। लिखे इन बिग प्रॉप्स देयर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर। लिखे बेटा, लिखे 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 मेरे बच्चे। बेटे अब मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बी, ये जो बी है इसको मैंने हाईलाइट किया बेटे, पी को हाईलाइट किया बेटे, आर को हाईलाइट किया बेटे, ओ को हाईलाइट किया बेटे, फिर पी को हाईलाइट किया बेटे, फिर एस को हाईलाइट किया बेटे, फिर सी को हाईलाइट किया, फिर सी को हाईलाइट किया और फिर एफ को हाईलाइट किया। 1 2 3 4 5 6 7 9 है, देख लीजिए मैंने 9 अक्षरों को हाईलाइट किया है। उठो, उत्तिष्ठ, उठो, चलंती चलंती, चलो, रुको मत, क्योंकि जो रुक गया उसकी किस्मत रुक जाएगी। कल युग में कर्म प्रधान है बेटे, कर्म करो, मेहनत करो, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। आइए, मैंने एक सेंटेंस बनाया, ये सेंटेंस कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं दिया हुआ, ये मैंने प्रिपेयर किया है क्योंकि आपको वो सेक्शन की सारी बातें याद आ जाए। पहले सुनते हैं क्या मतलब, सेंटेंस का मतलब लिखते हैं। इन बिग, बिग मतलब बड़ी, प्रॉप्स का मतलब होता है डांस हॉल्स, पब्स, क्लब्स, जहां पर दारू, हुक्का, सिगरेट सब मिलती है। डांस हॉल्स, उसको उसको उसका सिनोनिम है प्रॉप्स। आप चेक कर लें, गूगल से जाकर चेक कर लें, डिक्शनरी में चेक कर लें। इन बिग डांस हॉल्स देयर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर। मतलब बड़े बड़े डांस हॉल्स में चैलेंज भी है और ये चांस है कि आप गलती कर बैठेंगे, आपसे गलती हो जाएगी। अब बेटे हमें जाना नहीं है डांस हॉल्स में, लेकिन इस सेंटेंस से आप काफी हद तक बात को समझ लेंगे। इन बिग, बेटे बी क्या है, मैं अब कह रहा हूं बी। मैंने पहला लिखा बी, फिर लिखा पी, फिर लिखा आर, फिर लिखा ओ, फिर लिखा पी, फिर लिखा एस, फिर लिखा सी, फिर लिखा सी और फिर लिखा एफ। आराम से आराम से आराम से आराम से, होले 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 मिलती है चीजें बेटे। बेटे पहला जो पी है आप लिख रहे हैं बिजनेस रिलेशन। प्लीज बेटे रजिस्टर में लिख रहे हैं, कसम होगी नहीं लिखा तो। बेटे सारी डिस्क्वालिफिकेशन सामने आ जाएंगी अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस को लिखते हैं और ये एक बात लिखते हैं, फिर मैंने लॉजिक तो बताना है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज,
इवन बेटे मेरे को भी याद नहीं रहता, तो मैंने सेंटेंस बना दिए। रिलेटिव्स, ऑफिसर, एम्प्लॉई और की पर्सन, पार्टनर, एम्प्लॉई, सिक्योरिटीज, इनडेटनेस। अभी देखेंगे क्या मतलब होता है इनडेटनेस का। सीलिंग लिमिट, कॉर्पोरेट, फ्रॉड। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे लेक्चर 2 में मैंने बस यही 9 बातों को समझाना है, और आपको जब ये 9 बातें समझ आ जाएंगी तो यही 9 डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, और आपको शॉर्ट नोट आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं कि आप कर नहीं पाओगे? बिल्कुल करोगे बेटे। लिखो, बी बिजनेस रिलेशन, पी प्रोहिबिटेड सर्विसेज, आर रिलेटिव्स, ओ ऑफिसर एम्प्लॉई की पर्सन्स, पी पार्टनर स्लैश एम्प्लॉय, एस सिक्योरिटीज स्लैश इनडेटनेस, सी सीलिंग लिमिट, सी कॉर्पोरेट, एफ फ्रॉड, एफ फ्रॉड। आराम से लिखो बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं तो फिर मैं किस बात की जल्दी करूं। लिखा बेटे? बेटे मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि जो ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, कौन जा सकता है बेटे ऑडिटर? या तो वो इंडिविजुअल जा सकता है जो सीए और उसके पास सीओपी है, और ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने फर्म बनाई हुई है या एलएलपी है, और जिसमें मेजॉरिटी सीए विद सीओपी है। ये क्या करने जा रहे हैं? ये बेटे एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, या इसका पहले ऑडिटर नॉमिनेट हो रहे हैं। मान लेते हैं ये कंपनी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 9 बातें हैं, जो अभी मैं 9 डिस्क्वालिफिकेशंस बताऊंगा, अगर इन 9 में से कोई भी एक डिस्क्वालिफिकेशन भी अगर है तो हम उसको ऑडिटर नहीं बनने देंगे। या तो इसमें है या किसी भी पार्टनर में है, तो बेटे वो इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये इंडिविजुअल, जब मैं एक आदमी रखूं तो आप समझ आना इंडिविजुअल हैविंग सीओपी, और जब मैं 2-3 रखूं तो आप समझ आना फर्म और एलएलपी। इफ दे हैव बिजनेस रिलेशन विद दिस कंपनी, अभी बेटे हम देखेंगे बुक में क्या लिखा है। मैं झोपड़ी जब बनाऊं तो आप समझ आना कंपनी की बात हो रही है। या तो वो ऑडिटर जो इंडिविजुअल या जो फर्म है, अगर उसका बिजनेस रिलेशन, क्योंकि बेटे पहला बी तो बिजनेस रिलेशन से रिलेट कर रहा है, बिजनेस रिलेशन है। अभी हम देखेंगे बिजनेस रिलेशन क्या होता है। अगर इनका इस कंपनी से कोई बिजनेस रिलेशन है,
तो ये व्यक्ति ऑडिटर नहीं बन सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बिजनेस रिलेशन होता क्या है, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। दूसरी बात सुनियो तो सही, अगर इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, अगर इस कंपनी के साथ नहीं है, लेकिन इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी के साथ, इन दोनों में से किसी का भी बिजनेस रिलेशन है, तो भी ये दोनों मतलब इंडिविजुअल और फर्म विद एलएलपी कैन नॉट बिकम ऑडिटर्स। आराम से बेटे। अब बेटे आप मुझे ये मत पूछना कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। बेटे अगर इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के साथ भी कोई बिजनेस रिलेशन है, कंपनी के साथ नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, होल्डिंग के साथ भी नहीं है, सब्सिडरी के साथ है, इनडायरेक्ट है, तब भी ये कंपनी और ये फर्म होल्डिंग ये ऑडिटर्स नहीं बन सकते। और इस कंपनी की जो होल्डिंग है उसकी कोई दूसरी सब्सिडरी, जिसको हम कहते हैं को सब्सिडरी, को का मतलब है दूसरी। इसका मतलब अगर इन दोनों का इसके साथ भी कोई बिजनेस रिलेशन है, तो भी ये ऑडिटर नहीं बन सकते। एक बच्चा कहता है बस नहीं बेटे, अभी एक बात और है। बेटे पहले यहां तक तो डाइजेस्ट कर लो। बेटे मैंने कहा अगर उस इंडिविजुअल का जो ऑडिटर बनने के लिए कैपेबल है, लेकिन अगर उसमें ये विशेषता है कि वो उस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन उसने कायम किए हुए हैं, या उस फर्म के उस रिलेशन है उस कंपनी के साथ, तो बेटे इंडिपेंडेंस कहां गई? इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकती। आपके डिसीजन बायस्ड होगी। तो लॉ मेकर्स कह रहे हैं, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 कह रहा है नहीं, आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। अच्छा मैं डायरेक्टली कान ऐसे पकड़ूं या मैं ऐसे कान पकड़ूं? कान तो कान ही है ना। आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब अगर आप उस कंपनी से तो बिजनेस रिलेशन ही रख रहे हैं, लेकिन उसकी जो होल्डिंग है उसके साथ है, या उसकी जो सब्सिडरी है उसके साथ है, या उस होल्डिंग की सब्सिडरी उसके साथ है, या इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी के साथ। इसकी कोई एसोसिएट कंपनी है मतलब जिसके पास 20% की इन्वेस्टमेंट है और सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट, या खुद एसोसिएट या उस एसोसिएट की सब्सिडरी के साथ भी अगर तुम्हारा बिजनेस रिलेशन है तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इन बिग प्रॉप्स देयर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर। बिग में बी लिया था, बी का मतलब बिजनेस रिलेशन। बेटे इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बिजनेस रिलेशन। बेटे एक बार ध्यान से समझ आ गया ना तो आपको वो अपने आप याद भी हो जाएगा जो मैंने बुक में लिखा है। कोई टेंशन थोड़ी है। भूपेश आनंद क्यों घबरा रहे हो? बेटे कंपनी ऑडिट का लेक्चर 2 कर रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक होगा। कंपनीज एक्ट 2013 की धज्जियां उड़ा देंगे।
आपने क्या कंपनी लॉ पढ़ा होगा जो मैं आपको इतने कुछ सेक्शंस में बताऊंगा कि कंपनीज एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, कैसे मेन सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है, एक्सेप्शंस होती है। बेटे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, लॉ मेकर्स ने क्या सोचा होगा इसको बनाने से पहले। बेटे आराम से, मुझे उम्मीद है कि आप रजिस्टर में लिख रहे होंगे। बेटे गहरी चर्चा चल रही है इस समय। तो मैंने कहा आप या झुंड ऑफ आप फॉर्म, या तो उस कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग के साथ या उसकी सब्सिडरी के साथ या उस होल्डिंग की को सब्सिडरी के साथ या इस कंपनी के एसोसिएट के साथ या इस एसोसिएट की सब्सिडरी के साथ, किसी के साथ भी बिजनेस रिलेशन मत रखना। अब बिजनेस रिलेशन क्या होते हैं बेटे, मैं कहता हूं कि अगर आप इस कंपनी को या इसको या इसको या इसको या इसको या इसको, बेटा सारी कंपनी है, मैंने कंपनी के लिए झोपड़ी बनाई है, यहां 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 या यहां किसी के साथ भी बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप आप रॉ मटेरियल अगर इसको सप्लाई कर रहे हो तो मैं कहूंगा इसका मतलब आपका बिजनेस रिलेशन है। आप लेबर सप्लाई कर रहे हो तो बेटे मैं कहूंगा आपका बिजनेस रिलेशन है। आप उस कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजिकल पार्टनर हो तो मैं कहूंगा आपका बिजनेस रिलेशन है। बेटे बिजनेस रिलेशन का मतलब है आप उस कंपनी के साथ कोई भी कमर्शियल कोई भी कमर्शियल कमर्शियल ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। बेटे बिजनेस रिलेशन का मतलब है आप उस कंपनी के साथ कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो आपकी इंडिपेंडेंस में दाग लग सकता है, हम ये मानते हैं। आपकी डिसीजन बायस हो सकती है, आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं हो सकती और ये सोसाइटी के लिए गलत बात है, इसलिए आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। तो बेटे मैंने आपको बी, अल्फाबेट बी, इन बिग प्रॉप्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ challenge, in big props of challenge and chance of failure। तो बेटे मैं आगे चलूंगा, बिग प्रॉप्स, पी पी आर ओ पी एस, ये बेटे हमने बेटे 5 बातें अभी और सीखनी है। तो मैंने पहले लिखा बिग बिग प्रॉप्स, प्रॉप्स एक बार बेटे बुक खोल लें, 1 मिनट के लिए पढ़ें फिर मैं समझाऊंगा बेटे, 1 मिनट के लिए। बेटे जो मैं अभी समझाऊंगा वो सब इसमें कवर हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। मैं अब कह रहा हूं, आपको सेंटेंस लिखवाया था इन, वैसे ये सेंटेंस मैंने यहां भी लिखा हुआ बुक में, इन बिग प्रॉप्स
देयर इज अ challenge and chance of failure. आराम से बेटे. In big props there is a challenge and chance of failure. तो बेटे मैंने आपको ये बी तो बता दिया. अब मैं बताने जा रहा हूं इस पी के बारे में. इस पी में लिखा हुआ है प्रोहिबिटिंग